नहीं चाहिए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। देखो आज वो स्कूल वाली, देखो स्कूल में तो तुम मस्ती कर रहे है ना, यहाँ पे पढ़ाई कर लेते हैं ना बेटा। एक्स्ट्रा क्लास है, जरूरी है, इसमें भी बातें करने लग गए ना, ये वाला गया फिर। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आज टीचर्स डे है तो कुछ प्यारा सा कोड हो जाए। सो फोकस ऑन वेयर यू वांट टू गो, नॉट वेयर यू आर। ठीक है, मत सोचो कि तुम कहाँ पे हो। कई बच्चे सोचते हैं मैम हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा तो अभी इतना सारा कुछ रहता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे साथ ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। उसको छोड़ो, तुम ये देखो कि तुम्हें कहाँ जाना है लाइफ में। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए अपने, जो भी आपका गोल है, ठीक है, जो भी आपका एम है, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि हाँ ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो ये नहीं, ये कर लूंगा। आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है। मेहनत करने से देखो नहीं भाग सकते हो आप लोग। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, आपकी लाइफ में देखना बहुत कुछ अच्छा ही होगा आगे जाके। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी क्या होगा क्या नहीं होगा, बस जहाँ जाना चाहते हो ना, मेहनत करना शुरू कर दो। लाइफ में सब कुछ, सब बच्चे अच्छा ही अचीव करना चाहते हो, है ना। सब चाहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, फिर हमारी अच्छी प्लेसमेंट हो जाए, हम अच्छा अर्न करें, फैमिली को सपोर्ट करें, यही चाहते हो ना सबके सब। तो बस उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। मैं हमेशा बोलती हूँ हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। कई बार आपके लिए, आपको मन करेगा मैं ये चीज कर लूं, है ना। कई बार आपका मन करेगा दोस्तों के साथ कहीं चले जाऊं, वो, बट चाह कर भी आप नहीं जा पा रहे हो। राइट, कि हमें चलो पढ़ना है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा लगेगा कि मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ या कहीं नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन जब एक दिन तुम लोगों का रिजल्ट आ गया ना, मतलब तुम लाइफ में कहीं भी चले गए, मैं सिर्फ नीट की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ में तुम कहीं भी चले गए ना, बहुत अच्छी जगह, तुम्हें रिग्रेट ही नहीं होगा। तुम्हें ये लगेगा हाँ जो मैंने मेहनत की है ना, वो उसका फल जो है मुझे मिल गया है। तो इसीलिए बस मेहनत करो ना, वो भगवान कहते हैं ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करोगे ना तो फिर टेंशन में ही रहोगे। अपना काम करते जाओ, अपना मेहनत करते जाओ, लाइफ में जरूर सक्सीड होगे। ये मेरे वर्ड्स हैं। ठीक है, और मेरी हमेशा ब्लेसिंग्स हैं तुम लोगों के साथ। हमेशा लाइफ में अच्छा करो, हमेशा काइंड रहो, दूसरों की रिस्पेक्ट करो। अगर कोई आपसे सही से बात नहीं करता, कोई बात नहीं, आप बेशक बोलो मत, बट किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है, अच्छे इंसान बनना है। ठीक है, हेल्प करना है, हमेशा आपको लेने की नहीं देने की हैबिट रखनी है। समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। सबसे बड़ी बात है, जो वो तो सेकेंडरी चीज है, सबसे बड़ी बात है आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। ठीक है, किसी को आपकी नीड हो तो आप उनकी हेल्प करो, है ना, सबसे रिस्पेक्टफुली बात करो, बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। चलो बेटा, मैंने आपको ना ये क्वेश्चंस क्यों करवा रही हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में करवाया था, एल्केन का स्टार्टिंग करा दी थी मैंने आप लोगों को, हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये मैंने आप लोगों को करा दिया था। तो अब मुझे एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाओ किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप लोग। पहले तो समझो इस क्वेश्चन को दिया क्या हुआ है। ये गूगल मीट भी क्या अपडेट हो गया है क्या? थैंक यू अंकिता। चलो हाँ, बाकी लोग आई होप क्लास में हैं, शिवानी, ओम, पीयूष, कोई हाय हेलो कुछ भी नहीं है करते हो तुम लोग। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन को समझो किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, एनर्जी वर्सेस, आपको यहाँ पे दिया क्या हुआ है, एन ब्यूटेन दिया हुआ है। यानी कि इधर देखना एक बार, एबीसी कोई एल्कीन है। अब तुम्हें पता है एल्कीन की जब हाइड्रोजनेशन कराओगे तभी बनेगा आपका एन ब्यूटेन, राइट। तो आपको ये बताना है, पीयूष ट्राई टू बी बेटा एक्टिव, तू अभी क्लास में एक्टिव नहीं रह रहा कल से, है ना, एक्टिव रहो क्लास।
अब आपको बताना है एल्कीन सी कौन सी है। अब सी वाली देखो, तुम खुद देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है बेटा, बी वाले की है ना, फिर ए की है, फिर सी की, यानी कि सबसे एनर्जी कम सी के, यानी कि सबसे स्टेबल एल्कीन कौन से होने वाली है मेरा बेटा, सी वाली होने वाली है। बस तुम्हें इसमें से ये चेक करना था कि इसमें से सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सी है, बताओ कौन सी है। यस, ट्रांस वाली। देखो 1 ब्यूटीन को रिटीन को तो आप बता सकते हो, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, इसको तो गोली मारो। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। लेकिन अब आता है कि सिस 2 ब्यूटीन और इसमें दोनों में सेम है, तो हाउ विल बी डिफरेंशिएट द स्टेबिलिटी बिटवीन दीज टू। सो ट्रांस वाली क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं मेरा बेटा, दूर दूर होता है। देखो मैं इसको ना बड़े आराम से लूंगी इस चैप्टर को, क्योंकि यही सेम चीजें मैं दोबारा वहां पे पढ़ाऊंगी, क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन या पूरी ऑर्गेनिक में। तो तुम ये समझ लो जितना तुम्हारा हो जा रहा है ना, वो तुम्हारी वो चीजें दोबारा रिवाइज होंगी वहां पे, समझ रहे हो। कुछ कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो हेलो एल्केन में बिल्कुल ही नहीं, मान लो आप पढ़ोगे, तो वो चीजों पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगी इस वाली एक्स्ट्रा क्लासेस में, ठीक है। चलो, तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा मेरा बेटा, बी ऑप्शन इसका क्या आना था, करेक्ट आना था। हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभी तक ये मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आ चुके हैं, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आया अभी नीट में। ऐसा उन्होंने कोई ग्राफ बना के नहीं दिया। तो मैं हमेशा वही कहती हूँ, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन को वो कैसे भी घुमा दे, तुम लोग घूमने नहीं चाहिए, तुम लोग सही आंसर मार्क करके आओ, ठीक है। जैसे इसमें मैंने देखो एबीसी मेंशन नहीं किया था, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हुई हो। तो यहाँ पे भी देखो आपको एल्कीन ही बतानी है जिससे ये बनाओ, और वो कह रहे ए वाली बतानी। अब तुम चेक करो, ए की एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे कम स्टेबल एल्कीन बतानी है आपको कौन सी होगी। ट्राई करो इसको सॉल्व करने की बेटा। आज बच्चे कम लग रहे हैं मेरे को। करो, देखो घबराया मत करो, ऑर्गेनिक में गलत हो जाएंगी चीजें, आप लोग सीखने आ रहे हो ना मुझसे, है ना, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर कुछ भी समझ में आ रहा है, कुछ भी आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, आप मुझे वो बताएंगे। शाबाश बेटा, और हैंड रेस कीजिए। वेरी गुड अपूर्वा, तमनप्रीत, रानी, मुस्कान, तनिष्का। हाँ रानी बता बेटा, क्या लग रहा है। मैम सी। सी लग रहा है, सी वाली सबसे कम स्टेबल है, ये बोलना चाह रही हो तुम। यस मैम। कैसे बताया, कैसे काउंट किया कि सबसे कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, मतलब कैसे बताया। अपूर्वा आप बताइए। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, तुमने बताओ कैसे सोच के ए मार्क किया, मुझे बताओ एक बार। मैम कार्बन पे दो दो बल्कि ग्रुप साथ में लगे हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बल्कि ग्रुप कहाँ लगे होंगे। मैम हाँ हाँ तमनप्रीत बोलिए। मैम ये स्क्रीन सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रही, क्या बाकियों को? तुम्हें नहीं दिख रही आई गेस, ओके मैम। रीज्वाइन कर लो एक बार। मैम अब तनिष्का दिख रही। दिख गई, अच्छा। तमनप्रीत आप बताओ। मैम डी वाला ऑप्शन। आपको देखो, ए वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा है ना, यानी कि लेस स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, मैम डी वाला। अल्फा डी वाली होगी। बट अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें सबसे ज्यादा है ना तमनप्रीत। मैम पर उसमें बल्कि ग्रुप भी तो एक साथ लगे हैं। नहीं नहीं, आप बल्कि ग्रुप क्यों देख रहे हो, बल्कि ग्रुप क्यों देख रहे हो आप। आपको स्टेबिलिटी और आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है ना, किसकी, एल्कीन की। तो स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे सारे बच्चे, ध्यान से सुन लो, कंफ्यूज नहीं हो। स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे एल्कीन की, काउंट करो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। गेटिंग माई पॉइंट। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम।
ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये तो स्टेबल है बेटा, इसमें तो बहुत ही कम होगा, इसमें तो हाइड्रोजनेशन होना ही नहीं चाहेगा। अगर आप हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी देख रही हैं, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होने आएगा तो क्या वो आसानी से हो जाएगा? क्या नहीं होगा, उसको हिंड्रेंस फील होगी। गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव टू टेल लेस स्टेबल एल्कीन। तो जब भी तुम लोगों को स्टेबिलिटी, लिख लो, जब भी तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बतानी होगी, क्या चेक करेंगे सारे बच्चे? अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 6 और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 10। तो ये तो सबसे स्टेबल है, इसको देखते हटा दो। यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे 2 हैं और कितने हैं यहाँ पे? 3। 3 बोलो। और यहाँ पे कितने हैं? 3। और यहाँ पे 5 5 कैसे? 5 कैसे है? ठीक है। मैम डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ चेक हाँ, करते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन, ये 2, ये 3 और एक ये 5, कितना हो गया? छठा हो गया, सॉरी 6 हो गए। और यहाँ पे कितने हैं मेरे को बताओ? 3 है, ये और ये। अब यानी कि ऑप्शन ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी और डी तो नहीं हो सकता। क्या ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? यस मैम। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे ए और सी में से? अब देखो, जब भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए ना, तो तुम ये चेक करो कि आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा है, मतलब कौन सा कम स्टेबल है। कैसे चेक करोगे? आपने सेडजेफ रूल ये सब सुना है क्या? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, देखो इधर मैं बताती हूँ। अगर बेटा मेरे को ए और सी की स्टेबिलिटी बतानी हो, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो आपकी सी होगी, क्योंकि आप देख रहे हो इस डबल बॉन्ड के साथ 2 एच है, जबकि इस डबल बॉन्ड के साथ 1 एच और 1 एच, इसको हम बोलेंगे सी वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जबकि इस पे कम है। तो यानी कि सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ए वाला क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। समझ रहे हो? जब आप आगे पढ़ेंगे ना बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, वैसे तो हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ाई जाती है, बट मैं आ रही हूँ, मैं इसमें ना पढ़ा के मैं हेलो एल्केन एंड हेलो एडीन में भी पढ़ाऊंगी आपको। तो वहां पे आप देखेंगे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ना, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब क्या होता है? उस पे कम सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होंगे तो मतलब उस पे कम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो हिम्मत बोलो। मैम ये लास्ट में क्या बोला आपने, सब्स्टिट्यूशन वाला, वो बता दो। मैं बोल रही हूँ कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मतलब इस पे, एक मिनट रुको, अलग से ही समझाते हो, तुम लोगों की बात नहीं आई समझ में। इधर आओ, मुझे ये बताओ, एक तो तुम्हारे पास ये है और एक तुम्हारे पास ये है, इसमें से मुझे ये बताओ मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है? नीचे वाली है ना, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। यस मैम। मोर सब्स्टिट्यूटेड मींस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी है? फिर यही वाली है ना, वो बता रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। हो गया क्लियर? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। यस मैम। यस मैम। पक्का? तमनप्रीत हो गया, रानी, Yes, अपूर्वा और यस मैम। अक्षरा, काजल, अंकिता, ठीक है। ये वाला करो। मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी होगी इसमें? देखो यहाँ पे लिख लो, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और, जगह नहीं है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कुछ भी पूछा है यही आप रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है बेटा। कंफ्यूज मत हो, आई नो कंफ्यूजिंग लगता है कई बार ये, बट इसको लिख लो, अब आगे से कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। यानी कि मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब ज्यादा स्टेबल एल्कीन चेक करो। अब जब भी बात आएगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की, तो क्या चेक करेंगे आप सभी? अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड। अब चेक करिए कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, चेक करो आराम से।
चेक करिए बच्चों। जानवी आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग या बी फॉर बॉल? डॉग। अच्छा डॉग। वही है क्या सबसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा? चेक करिए एक बार। यहाँ कितने हैं जानवी, ए में बताना। 8 है। हाँ 8 है, दो 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 दो, ठीक है 8 है, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड वाले में कितने आ रहे हैं? 6। 6 आ रहे हैं क्या? एक तो ये हो गया, वो ये हो गए 3, और 3 यहाँ पे है ना, तो 6 हो गए, ठीक है। यहाँ कितने आ रहे हैं? यहाँ तो एक आ रहा होगा। 1। और डी में कितने आ रहे हैं? 2। डी में 2 भी नहीं, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा इसमें। अच्छा ये रहा, ये वाले 2 है ना, और तो कहीं दिख ही नहीं रहे ना, 2 है। तो कौन सा वाला हो गया? फर्स्ट वाला हो गया ना फिर तो, ज्यादा स्टेबल। यस मैम। ए वाला आएगा। तुमने डी वाला कैसे किया था? मैम उल्टा करती है। ठीक है ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए वाला ज्यादा स्टेबल है, तो मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो पता है ना क्या है, जो हीट रिलीज होगी व्हेन एल्कीन कन्वर्ट इनटू एल्केन, ठीक है। चलिए चलो अब बात करते हैं वुड्स रिएक्शन। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, वुड्स रिएक्शन में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या करवाई थी। एक तो जो उसमें रिएजेंट यूज हो रहा था वो कौन सा यूज हो रहा था? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वो रिएजेंट था, पहला रिएजेंट आप लोगों ने देख लिया होगा ये। इसके अलावा वो पोटेशियम भी यूज करते हैं, तो कभी वो पोटेशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर भी लिखे तो कंफ्यूज मत होना। उसके अलावा यहाँ पे वुड्स रिएक्शन किसके लिए ज्यादा, कौन से वाले एल्केन्स को प्रिपेयर करने में ज्यादा बेटर है? आपके सिमेट्रिकल एल्केन्स, ठीक है। सिमेट्रिकल अगर आपको एल्केन प्रिपेयर करना है तो वुड्स रिएक्शन एक अच्छा मेथड है, बट अगर आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन्स की तरफ जाना है तो वुड्स रिएक्शन इज नॉट अ सुटेबल मेथड, ठीक है जी। ये वाली चीजें थी अपनी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, मान लो तुम्हारे पास ये है, आपको कुछ नहीं करना, रेडिकल में ब्रेक करो, ये अपना ये रेडिकल जो बनेगा CH3 रेडिकल अपने रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा और ये बना दो, ठीक है। बस ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कहा था मैं लास्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। तो जिसमें से एक ये वाला क्वेश्चन था। आप सबको पता है वुड्स रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी थी, मैंने कहा था आयोडीन के केस में सबसे ज्यादा होगी, है ना, फिर ब्रोमीन के केस में, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन के केस में होगा। तो अब यहाँ पे तुम मुझे बोलोगे कि मैम ये ब्रोमीन वाला पहले टूटेगा, है ना, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज पहले होगी, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? यहाँ पे रेडिकल आएगा और एक ऐसा एक और जनरेट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, और तुम ये रेडिकल को कंबाइन कर दोगे तो तुम ये बनाओगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, इट मींस ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। जो ये प्रोडक्ट बनता है ना वो माइनर बनता है। माइनर मतलब समझते हो, कम ईल्ड बनती है इसकी। आपके पास जो मेजर वाला प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है बेटा? इसमें दोनों के रेडिकल ब्रेक होते हैं, इधर देखो, और यहाँ पे रेडिकल बनता है, रेडिकल, और इसको आप क्या कर देते हो, जोड़ देते हो, बाईसाइक्लो सिस्टम बन जाता है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। मेजर माइनर सुना आप लोगों ने? मेजर माइनर क्या होता है? जैसे अब मान लो एक चीज से 2 बन रहे हैं आपके प्रोडक्ट, लेकिन एक ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, एक कम अमाउंट में बन रहा है, तो मेजर मतलब वो ज्यादा अमाउंट बन रहा होगा। लेट से ये 60 बन रहा होगा, वो 40 बन रहा होगा। अब जेई 2024 में ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन पूछा था, हालांकि बिल्कुल मतलब मैं ये नहीं कह रही प्योरली यही था, आगे और रिएक्शंस ऐड करी हुई थी उन्होंने, ठीक है, जिसमें से एक रिएक्शन ये थी। अब उसमें ना ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन भी था और ये वाला ऑप्शन भी था, तो मैम हमें कैसे पता चलेगा फिर कौन सा ऑप्शन है? जो उसके आगे रिएक्शन करवाई गई थी ना वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली, उससे डिसाइड करना था कि कौन सा बनेगा, और उसमें ये वाला मार्क करना था, माइनर वाला। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो आपको ऑप्शन से देख के पता चलेगा कि आपको कौन सा वाला लेना है, मेजर या माइनर। अगर मान लो सिंपल सिर्फ यही रिएक्शन तुमसे नीट में पूछ ले तो कौन सा
ऑप्शन में होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो किसको मार्क करके आओगे? मेजर वाले को। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तभी मैंने यहाँ पे 5 स्टार लगाए। अब यहाँ पे 3 स्टार लगाओ, 5 लगाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब मैम हम यहाँ पे भी ब्रेक कर देते हैं रेडिकल, है ना, यही तो आप बोल रहे हो। तो यहाँ पे रेडिकल रेडिकल आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, ऐसे ही सोच रहे हो ना? ये देखो, बोलो। यस मैम। यस मैम। लेकिन ये तो क्या है अक्षरा दीक्षा, ये तो क्या है? एंटी एरोमेटिक है। बोलो हाँ के ना? यस मैम। एंटी एरोमेटिक तो भैया बहुत ही कम स्टेबल होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है। याद करो, एरोमेटिसिटी मैंने तुम लोगों को पढ़ाई थी, है ना, तो वो तो बहुत ही कम स्टेबल होता है। तो मैम ये बनेगा नहीं इसमें, नहीं ये नहीं बनेगा इसमें। पता है क्या बनेगा? इसमें बनेगा ये, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। इसको बना लेना और फिर जो तुम्हारा बनेगा प्रोडक्ट वो लिख लेना। इसमें जैसे रेडिकल ब्रेक किया तो ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल आएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। इस तरीके से देख पा रहे हो, ये बन जाएगा। अब ये क्या है? ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। और आपको पता है नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से, तो इसीलिए ये बन जाएगा। ठीक है जी, ये वाला इसका प्रोडक्ट होगा, ये वाला नहीं होगा। बना लो कहीं पे, मेरे पास स्पेस नहीं है, ये वाला इसका प्रोडक्ट नहीं होगा बिकॉज ये एंटी एरोमेटिक है। क्लियर हुआ? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वुड्स रिएक्शन के। मतलब वो बोलते हैं ना कि परंपरा होती है, मतलब अगर आप वुड्स रिएक्शन कर रहे हो और ये क्वेश्चन ना करो तो मजा ही नहीं है फिर वुड्स रिएक्शन करने का। तो इसीलिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए, इससे बाहर नहीं आएगा। इवन आज तक सिंपल ही क्वेश्चन आया नीट में भी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिए थे वुड्स रिएक्शन पे। अब आ जाओ, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, कोल्बे ने तो जिसने दिया था, ठीक है, उसके नाम पे। इलेक्ट्रोलिटिक में देखो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस होने वाली है। और इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी चीज है जो तुम्हें मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ, तुम पढ़ भी चुके हो, राइट। अब इसमें होता क्या है मेरा बेटा? कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, ध्यान से सुनना, एक बार पढ़ लो। इसमें होता क्या है? इसमें आप सोडियम या पोटेशियम सोल्ट लेते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसकी जब आप कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो आपको क्या मिलता है? वहां पे एल्केन मिलता है। क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। कैसे मिलता है? आओ पहले मैकेनिज्म चलो मैकेनिज्म देख लेंगे बाद में। देखो जैसे आपके पास ये है, मान लो ये सोडियम सोल्ट है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड ब्रेक कराना है, एक रेडिकल इसको देना है, एक रेडिकल इसको देना है, ठीक है जी। इसका लेना देना नहीं है तुम्हारे से, कोई लेना देना नहीं है। आर रेडिकल अपने आर रेडिकल के साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा और क्या दे देगा तुम्हें? आर आर दे देगा। बस यही करना है तुम्हें। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस जब भी आएगी मेरा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, एल्काइल वाला और सीओ वाला, एक रेडिकल आर को देना है, किसको देना है, ठीक है। और आर रेडिकल अपने रेडिकल के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। बस यही करना। बताओ मुश्किल है क्या? नो मैम। इसकी सारी रिएक्शन, कोल्बे वाले की सारी रिएक्शन कैसी होंगी? जैसे आपकी वुड्स वाले की होती थी, जैसे आपकी वुड्स वाली रिएक्शंस होती थी, बिल्कुल वैसी ही होंगी, ठीक है। जैसे देखो मैकेनिज्म करके दिखाती हूँ। मैकेनिज्म मैम इंपॉर्टेंट है क्या? यस, आपको करना है। देखो RCOONA, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो क्लास में बैठे हैं प्लीज एक्टिव रहो, वरना कोई फायदा नहीं अटेंड करने का क्लास, ठीक है। चलो RCONA है, ठीक है मैम। अब ये देखो इसके मैं 2 मोल ले रही हूँ। आपको पता है जब ये डिसोसिएट होगा तो किस में होगा? RCOO नेगेटिव में होगा, ठीक है, प्लस 2Na प्लस होगा। बोलो हाँ के ना? ऐसे ही होगा। यस मैम। और आपको पता है Na क्या है? Na प्लस गए 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। अब इसमें क्या है? वोटर है, तो वोटर क्या करेगा? H प्लस और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और सॉरी OH नेगेटिव, H प्लस और OH नेगेटिव देगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा जी। ओके, अब क्या होगा मेरा बेटा? जो यहाँ पे आप जब Na डिसोसिएट किया है तो वहां से इलेक्ट्रॉन तो निकला होगा। अब वही इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा? आपका H प्लस ले लेगा। बोलो क्या कहते हो? अगर मान लो यहाँ पे मैं 2H2 ले लूं तो आप ये लिख लो, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेरा बेटा, ध्यान से देखना,
2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो कौन ले लेगा, H प्लस ले लेगा। तो इससे क्या मिलेगा मेरा बेटा, आपको H2 गैस मिलेगी। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और ये किस पे हो रही है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो मतलब किस पे हो रही है रिएक्शन, कैथोड पे। बोलो हाँ के ना। यस। आपके पास क्या था, एक बीकर था जिसमें आपने सोल्ट लिया है एसिड का, ठीक है, और आपका एक्वस मीडियम था। तो कैथोड पे क्या रिलीज होगी बेटा, H2 गैस रिलीज होगी। ये पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी मैम एनोड पे क्या होगा, एनोड पे देखो क्या होगा आपका, ये इसको लिखो, RCOO नेगेटिव को लिखो, ध्यान से देखो। अब ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होंगे, 3 होंगे ना, बोलो। यस मैम। यस मैम। अब मैं क्या करती हूँ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती हूँ, तो देखना यही बन जाएगा ना। प्लीज ध्यान से देखिएगा सारे, 1 2 3 4 5, 5 बच जाएंगे, देख रहे हो, और एक इलेक्ट्रॉन में बाहर निकाल दे रही हूँ, देखो एक बार। यस। ध्यान से देखेंगे सारे, 6 थे ना, मैंने एक बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखेंगे सारे। इसको मैं जो अकेला बचा है ना ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, बाकी जो पेयर में है उसको मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकालनी है। अब CO2 कैसे बाहर निकालोगे तुम गैस, एक बात बताओ, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तभी तो CO2 निकलेगी ना। तो आपको बॉन्ड को कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, एक रेडिकल इसको दे दो, एक रेडिकल इसको दे दो, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, R के पास एक रेडिकल आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास एक रेडिकल था, कार्बन के पास आ जाएगा, तो रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या यहाँ से CO2 गैस बाहर नहीं निकल जाएगी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। तो ये किस पे हो रहा है काम, ये एनोड पे हो रहा है। यानी कि तुम्हें क्या समझ में आया कि मैम कैथोड पे तो H2 गैस लिबरेट हो रही है और एनोड पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। और जो ये R रेडिकल है वो क्या करेगा, R रेडिकल अपने रेडिकल के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, बॉन्ड एल्केन। RR बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये, यस मैम। ठीक यस है। मैम। अब यहाँ पे देखो, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, ठीक है, उसके बाद जो आपका सोल्यूशन है वो कैसा होगा, बेसिक होगा, एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ पे Na प्लस है, 2H नेगेटिव है, तो ये क्या बना लेगा, NaOH, यानी कि आपका जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, बेसिक। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। यस मैम। मैकेनिज्म ये रहता है पूरा मैकेनिज्म। अगर इसको मैं बहुत प्रॉपर तरीके से लिखूं तो यहाँ से 2 रिलीज हुए थे, तो मैं अब इस तरीके से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे 2R रेडिकल बनेंगे, 2CO2 बनेंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, R रेडिकल के साथ कंबाइन होके RR बना लेगा। क्लियर होगी ये वाली बात, यस मैम। यस मैम। बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन, यहाँ से क्या पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए कैथोड पे क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए एनोड पे क्या होगा, सॉल्यूशन मीडियम, मीडियम कैसे होगा सॉल्यूशन का, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, यू शुड नो अबाउट दिस। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसके क्वेश्चन बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमने किसके किए थे मेरा बेटा, वुड्स के किए थे, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने सिखा दिया ना आपको, देखो वो तो था मैकेनिज्म, अब आप तरीका सीखो क्वेश्चन कैसे करोगे। जो भी आपके पास सोल्ट है, सोडियम का है या पोटेशियम का, आपको कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड ब्रेक कराना, एक रेडिकल इसको देना, एक रेडिकल इसको, खत्म, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ, एक रेडिकल इसको दोगे, किसको दोगे, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। एक और मिलेगा ऐसा, तो आप क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, बोलो। इस तरीके से बनेगा। सेकंड वाला देखो किस तरीके से बनेगा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, देख रहे हो, मैंने इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करा दी, तो क्या होगा, CH2 रेडिकल, ये रेडिकल, तो क्या बन जाएगा आपका, इथीन बन जाएगा, देख रहे हो। यस मैम। यस मैम। तो हाँ के ना, ठीक है। अब थर्ड वाला तुम बताओ, थर्ड वाले में क्या बनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइन। यस वेरी गुड, एल्काइन बनने वाला है, ठीक है। हो गया, 3 क्वेश्चन सिंपल थे। अब ये देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है फोर्थ में, बताओ। साइक्लोब्यूटेन।
साइक्लोब्यूटेन, ओके। और बताओ। अरे बोलो ना, क्या सोच रहे हो? क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटेन ही तो बनेगा। ठीक तो कह रही है तनिष्का। यस मैम। ब्रेक तो करना है आपको, डर क्यों रहे हो? ठीक है, यहाँ रेडिकल, तो रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बोलो हाँ के ना। यस मैम। बन जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या बनने वाला है? हम जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था क्लास के। अच्छा ठीक है, देख रहे हो, अगर जब आप रेडिकल में ब्रेक करोगे तो आपका ये बन जाएगा, बट ये तो क्या है मेरा बेटा, एंटी एरोमेटिक है, ये तो नहीं बनेगा। यस तो मैम। आपका क्या बनेगा? जब आप रेडिकल बना रहे हो तो ये अपने किसी बिल्कुल सेम इसी तरीके के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये वाला बना लेगा। अब ये नॉन एरोमेटिक, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट एटलीस्ट एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा स्टेबल है, राइट? तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये वाला एग्जिस्ट करेगा। करता तो ये भी एग्जिस्ट है, बट स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका ये वाला बन जाएगा। यहाँ पे लिख लो एटलीस्ट दिस इज नॉन एरोमेटिक, ताकि तुम्हें याद रहे जब नोट्स पढ़ोगे। दिस स्पीसीज इज नॉन एरोमेटिक। हो जाएगा? चलो चलो, यस मैम। Yes, ये ma'am. वाला कैसे होगा? मैम वो टूट के बॉन्ड बन जाएगा बीच में ट्रायंगल के जैसे। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके मैम। देखो ध्यान से देखो, 2 3 मेंबर्ड रिंग है ये, ठीक है। ये देखो 1 2, देख रहे हो? यस मैम। चलो नीचे वाले में देखो क्या होगा। ब्रेक करो रेडिकल, तो क्या होगा? क्या होगा पता नहीं। हेड पोजीशन। देखो अब इसको कैसे कंबाइन कराओगे? यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे बना दूं क्या? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यस मैम। यस मैम। मैंने क्या किया, खींच के अंदर ले गई ये, और ये देखो, ये वाला बोन, ये वाला रेडिकल, ये वाला बोन, और ये बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये बनेगा। हो जाएगा क्या? मुश्किल तो नहीं है? Yes, ma'am. हाइड्रोकार्बन चैप्टर नो मैम। फील करोगे, ये चैप्टर नहीं है। हाइड्रोकार्बन ना, बस ये समझ लो ट्रेलर है। मतलब जब आप लोगों को 11th में पढ़ाया जाता था, हाइड्रोकार्बन ट्रेलर था। पूरी पिक्चर क्या है जो 12th की ऑर्गेनिक में तुम पढ़ते हो, वो चीजें हैं, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव ही यही था हाइड्रोकार्बन चैप्टर लेने का, कि आपको मैं, क्योंकि ऑर्गेनिक स्टार्ट करा रही हूँ रेगुलर क्लासेस में, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता चीजों को रिवाइज कराने का। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी ऑर्गेनिक में। मैं ये सिर्फ उसके लिए नहीं करा रही हूँ, मेजर टेस्ट के लिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए करा रही हूँ, ताकि तुम्हारा ऑर्गेनिक में और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, ठीक है। चलो एक बार ये कर लेते हैं 8 9। देखो क्वेश्चन तो बहुत ही है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? ये बनाओगे, है ना? तो क्या बन जाएगा? ये देखो, ये बन जाएगा। यस मैम। यस मैम। नीचे वाले में क्या होगा? नीचे वाले में भी ऐसे तुम ब्रेक करोगे और तुम क्या बना दोगे? ये बना दोगे। लेकिन मेरा बेटा ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रेन है सिस्टम में। मैम ऊपर वाले में क्यों स्ट्रेन नहीं है? वहां पे भी तो है बेटा, लेकिन ये 8 मेंबर रिंग है। याद करो, मैंने बोला था जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं रिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, याद करो। यस मैम। ये वाली बहुत ही कम स्टेबल है स्ट्रेन की वजह से, वो तो फिर भी स्टेबल है, वो बन जाएगा आपका, लेकिन ये नहीं बनेगा। तो मैम यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो, जब तुमने रेडिकल बनाए तो ये अपने किसी एक और बाई बंधु के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये लो। मैम उसका डबल बॉन्ड दूसरे साइड पे बनाना है। अच्छा हाँ, ये बन जाएगा। यस मैम। ये ऐसा ही सोच रहे हो? अब कहोगे मैम ये तो आपने भी एंटी एरोमेटिक बना दिया बीच वाला, तो कोई बात नहीं, इससे तो कम से कम ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे तो लिख लो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई साहब ये, ठीक है। कम से कम एंटी एरोमेटिक वाला एग्जिस्ट तो करता है, तो हम वही बना के आएंगे। क्लियर है क्या? बोलो। यस मैम। तो ये जिसमें मैंने बेटा स्टार मार्क किए हुए हैं ना, आपको भी स्टार मार्क करना है। मतलब ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं ऑर्गेनिक में,
आना हो तो आ भी सकता है पेपर में, नहीं आना हो तो नहीं भी आ सकता। तो ध्यान रखना, ये तो बनेगा ही नहीं, ये बनेगा। अगर तुम्हारे दिमाग में मैम ये बीच वाली रिंग तो 4 मेंबर रिंग है, आप तो कहते हो 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, फिर क्यों बना रहे हो? लेकिन वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, ये कम से कम एटलीस्ट एग्जिस्ट तो कर रहा है। अब 10th वाला देखो क्या होगा यहाँ पे, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। ब्रेक करो, ब्रेक करो, क्या बनेगा? एक रेडिकल यहाँ पे आएगा और एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, जोड़ दो दोनों को, बन गया ये साइक्लोहेक्सेन। यस यहाँ पे क्या होगा देखो, अब सारे रेडिकल को ब्रेक करो। मेरे को देखो इधर मैं क्या कर रही हूँ, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। अब देखना होगा क्या, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। अब क्या करें? अगर तुम्हें साइक्लाइजेशन करनी भी है तो अगर तुम इनकी करते हो इन दोनों रेडिकल की, तो भैया 3 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्टेबल नहीं होती। तो कौन सी फायदेमंद रहेगी बनाने के लिए? 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बना दो इस तरीके से, देखो बोलो, और यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करना। मैं कह रही हूँ कि आपने क्या किया, फर्स्ट और 5 वाले को जोड़ दिया। वाई फर्स्ट और 5 को क्यों जोड़ा? बिकॉज 3 मेंबर रिंग बना देते तो वो अनस्टेबल हो जाता। अगर तुम पहले और तीसरे को जोड़ देते रेडिकल को तो वो 3 मेंबर रिंग बन जाती, इस तरीके से बन जाती। देखो ऐसा कुछ बन जाता, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो वो अपा को नहीं बनानी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने स्टेबल वाली बना ली, 5 मेंबर रिंग बना ली। तो 1 2 3 4 5 ये देखो, और यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल आएगा। लेट्स से ये आपकी थर्ड वाली पोजीशन है, ये तुम्हारी 2 वाली है, ये 1 वाली है, 5 वाली है, 4 वाली है। अब क्या करेगा, ये अपने ही किसी एक रेडिकल के साथ कंबाइन होगा। देखो एक बार बोलो हाँ के ना, और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बोल बन जाएगा। बोलो क्लियर हुई ये वाली बात? यस शाबाश, इस पे भी क्या लगा लो, स्टार मार्क कर लो, और यहाँ पे लिख लो 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल। हो गया? यस मैम। ग्रेट। अब आते हम नेक्स्ट रिएक्शन पे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है, देखो थ्योरी पे मत जाओ, ये थ्योरी तो ठीक है नोट्स के लिए है, बाकी क्या होता है यहाँ पे सुनो, नाम से पता चल रहा है। डी मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल। क्या होता है मेरा बेटा? रिमूवल। कार्बोक्सिलेशन मतलब सबसे इजी रिएक्शन है, रिमूवल ऑफ CO2, बस खत्म। कुछ नहीं करना तुम्हें, इसमें CO2 को बाहर निकालना है। कैसे निकालोगे? इसमें भी तुम्हें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा कोई। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास ये सोल्ट है सोडियम एसिटेट का, तुम्हें पता कुछ नहीं करना। देखो इधर आओ, ये वाली जो CO2 है ना, ये बाहर निकाल दो, खत्म। और यहाँ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 है ना, तुम एक बॉन्ड उसका खत्म कर रहे हो, हाइड्रोजन लगा दो उसकी जगह, बस खत्म। फिर से बताऊं, कुछ नहीं करना, तुम्हें जो भी सोल्ट मिले उसमें से क्या बना दोगे, CO2 उड़ा दोगे और एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, क्योंकि एक बॉन्ड तुम एक वैलेंसी कम कर रहे हो ना कार्बन की, तो हाइड्रोजन कर दोगे। और इसमें जो रिएजेंट यूज होता है मेरा बेटा, वो क्या होता है, वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और हीटिंग की जाती है। क्या यूज होता है इसमें मेरा बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है और हीट किया जाता है। अब हीट किया जा रहा है तभी तो यहाँ से क्या हो रहा है मेरा बेटा, CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, Ca क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है NOH तो मॉइस्चर पकड़ लेता है ना जल्दी से, तो वो मॉइस्चर ना पकड़े इसलिए हम क्या यूज करते हैं मेरे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ठीक है, ma'am. चलो। और इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं, NOH और कैल्शियम ऑक्साइड के, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तनिष्का। ठीक है, चलें आगे। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैम इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो। मैम हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम हम हमेशा इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करा के ही करेंगे। हाँ, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर लेते हैं। इसी मिक्सचर को क्या बोला जाता है, सोडा लाइम बोला जाता है। ओके मैम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखना, मैकेनिज्म देखना तुम लोग। ठीक है, NaOH क्या करेगा, Na प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस और तुम्हें पता है एसिड क्या करता है, अगर तुम एसिड ले रहे हो, एसिड भी क्या करेगा, RCOO नेगेटिव और H प्लस में टूटेगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं OH नेगेटिव ले, अब क्या होगा,
चलो नहीं, इसको ऐसे ही रखो। अब क्या होगा मेरा बेटा, प्लीज ध्यान से देखना, RCOO नेगेटिव जो है, प्लीज ध्यान से देखिए। अब आपको पता है CO2 निकालना है, तुम खुद दिमाग लगाओ। अगर CO2 बाहर निकलेगा तो मैं बॉन्ड को किस तरीके से ब्रेक करवाऊंगी, इसी तरीके से ब्रेक करवाऊंगी ताकि कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए और पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना ले मेरा बेटा, बॉन्ड बना ले। हाँ या ना? सारे बच्चे ध्यान से देखिए। यस मैम। यस मैम। समझ, इतना तो समझ आना चाहिए बेटा ऑर्गेनिक में, ठीक है, कि बॉन्ड में इस तरीके से ब्रेक, अब मैंने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है वो किस पे आ रही है, R पे आ रही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, ये देखो इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेंगे, तो ये CO2 क्या कर देगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और ये स्टेप कैसा होता है मेरा बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब जो ये R नेगेटिव है वो H लेके वोटर से तो क्या बना लेगा, RH बना लेगा, खत्म, ठीक है मेरा बेटा, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या है, सबसे पहले तो बात ये आती है, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है इस रिएक्शन में। तो बेटा इंटरमीडिएट क्या बनता है, यहाँ पे कार्बन आयन बनता है, क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है। ये तुमसे पूछ सकते हैं कि बताओ भाई डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है, ठीक है मेरा बेटा। क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा उतना रिएक्शन का क्या होगा बेटा, रेट होगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन तो तुम्हें देखने आती ही है, क्या देखने आता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। वो आ गया ना GOC, दोबारा आ गया ना, ये GOC कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम ऑर्गेनिक नहीं छोड़ देते। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले तो -I इफेक्ट, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, हो सकता है वो -I से स्टेबलाइज कर रखा हो सकता है वो -M मीसोमेरिक से कर रहा हो, राइट, हो सकता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा हो। बस आपको ये ध्यान रखना है, डी कार्बोक्सिलेशन में कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बताओगे, जितना ज्यादा कार्बन आयन आपका स्टेबल होगा उतना आपका क्या होगा, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. देखो आपके लिए 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिए, बताओ लग रहा है भाई ऑर्गेनिक, प्लीज थोड़ा सा ना पढ़ना शुरू कर दो। मैं तो चिक चिक के बहुत टाइम हो गया, बोलते बोलते GOC पढ़ लो, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। कैसे बताओगे डी कार्बोक्सिलेशन का रेट, बताना एक बार। बॉन्ड को कैसे ब्रेक करवा रहे थे, ऐसे करा रहे थे ना, बोलो। फिर करा क्यों नहीं रहे हो, ऐसे कराना पड़ेगा, इसको ऐसे जाना पड़ेगा, इसको ऐसे जाना पड़ेगा। आपको क्या चेक करना है, कार्बन आयन किसमें ज्यादा स्टेबल होगा, A में, B में या C में? मैम C में होगा। सी में। चुप कर है, बोल दे, नहीं तो अभी पिटाई खाते हैं आज टीचर्स डे वाले दिन। C वाला क्यों होगा? मैम क्योंकि वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो वो ज्यादा वो होता है, -I इफेक्ट लगाता है। ये बोलो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो कार्बन आयन बन रहा है वो sp हाइब्रिडाइज्ड पे बन रहा है। और आपको पता है sp हाइब्रिडाइज्ड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, sp2 वाले की फिर होती है, और लास्ट में क्या होती है, sp3 वाले की होती है। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होता है, sp कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है। तो डी कार्बोक्सिलेशन का रेट इसका ज्यादा होगा, समझे? सेकंड वाला करके बताइए मेरे को।
सेकंड वाले में किस में रेट जो होगा वो ज्यादा होगा? हैंड रेज करो, चलो फटाक से करो। ओम बताएगा बेटा? अंकिता? भाई तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे मत करो प्लीज, मत करो, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना बंद कर दूंगी अदरवाइज। थैंक यू तमनप्रीत, थैंक यू मुस्कान हैंड रेज करने के लिए। और बताओ। अरे कल भी तो करवाया, हेलो एल्केन में भी तो करवाया मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पहले दिन न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले में। वेरी गुड जानवी। पीयूष, पीयूष वेयर आर यू? भाई जवाब ही नहीं दिया, कहाँ हो तुम? पीयूष बताओ आंसर। मैम सेकंड वाले की ज्यादा होएगी, फिर फोर्थ वाले की, फिर फर्स्ट वाले की, फिर थर्ड वाले की। पहले तो ये बताओ तुम थे कहाँ? मैम यही था। नहीं, यहाँ तो नहीं थे, यहाँ नहीं थे, अब आए हो तुम? नो मैम यही था। अच्छा, लग नहीं रहा। गुड इवनिंग भी नहीं बोला तुमने आज मेरे को। ठीक है, सही बोल रहा है पीयूष? यस मैम। यस ठीक। मैम। यहाँ पे देखो, जब आप कार्बन आयन बनाओगे मेरा बेटा, तो यहाँ पे NO2 क्या करेगा, -I और -M से स्टेबलाइज करेगा, ठीक है? तो ये वाला सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? उसके बाद B वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद हेलोजेंस का -I इफेक्ट होगा, ठीक है? तमनप्रीत इधर देखो, OMe का -I भी होता है लेकिन +M भी होता है जब अनसेचुरेशन होती है, और +M ज्यादा प्रायोरिटी देता है, तो C वाला सबसे पीछे आएगा। A में +H और +I दोनों लगेंगे, लेकिन ये वीक होते हैं मेसोमेरिक से, तो A जो आएगा C से पहले आ जाएगा। BDAC इज द करेक्ट वन। ठीक है जी? ठीक है। यस मैम। मिथॉक्सी ग्रुप का +M भी होता है अगर अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, तो देख रहे हो ना, अगर मैं इसका ऐसे दिखाऊं तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, +M से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना? तो बेसिकली और -I भी लगाता है वो, लेकिन आपको पता है जो मेसोमेरिक या रेजोनेंस वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेट करता है ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट, तो +M वाला जीत जाएगा। ठीक है, ये बहुत छोटी बातें हैं बेटा, पूरी ऑर्गेनिक में परेशान कर देती है ये फिर हमें, ठीक है? इसीलिए कह रही हूँ सीखते जाओ। अब ये क्या है? अब यहाँ पे तुम्हें क्या बताना है? मैंने प्रोडक्ट बना दिया, सॉरी, तुम्हें ये बताना है कितने एसिड से तुम ये बना सकते हो, हाउ मेनी एसिड यू कैन टेक कि ये बन जाए एन ब्यूटेन। क्वेश्चन तो आ गया ना समझ में? कहाँ कहाँ पे तुम COH ग्रुप लगा सकते हो, बताओ कौन कौन सी पोजीशन पे लगा सकते हो कि तुम्हें ये मिल जाए? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताओ, ये मैं करवा देती हूँ। करवाऊं क्या? यस मैम। बस यस मैम, खुद ट्राई नहीं करना, यस मैम। क्वेश्चन ना हुए तो एकदम ग्रुप में भेज दे, तो ट्राई भी नहीं करते हो खुद से, है ना? बताऊं? हाँ पीयूष बता। मैम दो जगह पे। कहाँ कहाँ पे? मैम एक तो आगे और एक उसके साइड में। ठीक है, जोश में आ गया पीयूष, नींद आंख लग गई थी पीयूष की मेरे ख्याल से पहले। है ना पीयूष? देखो कैसे कर सकते हो मेरा बेटा, ध्यान से देखना। एक तो तुम्हारे पास इधर लगा सकते हो तुम, देखना एक बार, क्योंकि जब यहाँ पे तुम इधर देखो कार्बन आयन बनाओगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, तो यही बन जाएगा ना, हाँ या ना? यस मैम। बोलो ना। अभी यस मैम ना, मेरे को तो लगता है तुम झूठी ही बोलते हो, बताओ हाँ के ना? ना कि यस ना, मैम। यस मैम। नहीं बनेगा क्या यहाँ पे? और एक यहाँ पे लगा दो, बताओ अब भी नहीं बनेगा क्या ये वाला? अगर तुम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा दोगे क्या ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या, बताओ? आपको क्या करना है? आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इधर देखो ना, अगर आपके पास कुछ भी, आपको मैंने क्या बोला है कि CO2 निकाल दो वहां से और हाइड्रोजन लगा दो, तो बताओ ना, नहीं बनेगा क्या इससे ये और इससे ये? तमनप्रीत नहीं बनेगा? मैम समझ नहीं है। वो तो मेरे को तुम्हारी
चुप्पी से समझ में आ ही गया। इधर देखो, बताना मुझे, ठीक है। एक तुम्हारे पास ये है बेटा, इसमें मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे पास सोडा लाइम है, और एक तुम्हारे पास ये है। अब मैं बता रही हूँ, मुझे प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। ये तुम्हारे पास दो एसिड्स हैं, आपको डी कार्बोक्सिलेशन करानी है, बताओ क्या बनेगा, बताओ। अभी भी नहीं आ रहा समझ में? मैम वही एंडोटेन बनेगा। अरे CO2 तो निकालना है यहाँ से, निकाल दो CO2, यही तो बन जाएगा बेटा। यस मैम। और यहाँ से भी CO2 निकाल दो, यही तो बन जाएगा। बोलो, यही तो करा रही थी मैं पहले भी। ये देखो, CO2 निकालो और इसके साथ क्या करो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, खत्म। तो यहाँ पे भी तो मैं यही कर रही हूँ। ये देखो, ये CO2 निकाला मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये CO2 गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। बोलो। यस मैम। मैम फिर क्यों मैं, हाँ बोलो। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो सेम हो जाता। हाँ, ओके आप मैम। चाहे ये वाली पोजीशन लो या ये वाली लो, दोनों ग्रीन में से एक लो, बात एक ही है। अब आप ये वाली पोजीशन लो या ये वाली पोजीशन लो, दोनों ब्लू में से कोई एक लो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन मेरा बेटा यहाँ पे एक, मुझे पीयूष ने बोला कि मैम एक यहाँ पे आप ये लगा दो और एक आप यहाँ लगा दो, है ना, यही बोला ना पीयूष ने। बट मुझे Yes, एक बात बताओ बेटा, ये तो तुम्हारा कायरल सेंटर है ना, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो। यस मैम। दिस इज योर कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर के नाम के कितने मिलते हैं भाई तुम्हें? दो मिलते हैं ना, R और S। तो यहाँ पे तो Yes. दो मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक मिलेगा, तो टोटल कितने मिलेंगे तुम्हें? 3। मैं बोल दूं बेटा, टोटल बताओ मेरे को इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये तुम्हें घर से करके आना है कि यहाँ पे तुम ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो, मतलब तुम कौन कौन से पॉसिबल एसिड्स ले सकते हो जिससे तुम्हारा ये बन जाए। वैसे बताना कितने ले सकते हो पॉसिबल, कि जिससे मेरा ये बन जाए, बताना। एक ले सकते हो? यस मैम। एक कौन सा ले सकते हो? जानवी कहाँ पे लगाओगी COH बेटा? मैम तीनों तो एक ही कहीं पे भी लगा दो, है ना, यहाँ पे लगा दो, यस मैम। ऐसे लगा दो, ठीक है। लेकिन एक ये वाली पोजीशन भी तो है मेरा बेटा, है ना। यस मैम। अगर मान लो मैं यहाँ पे लगा दूं, तब भी तो मुझे यही मिल जाएगा। देखो सारे बच्चे, ठीक बात है ना। तो यानी कि यहाँ पे 2 पॉसिबल। अच्छा, क्या यहाँ पे कहीं कायरल सेंटर है क्या? नहीं माँ। अगर वो बोल देगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तब भी 2, नहीं बोलेगा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर मतलब तब भी 2। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। अब आते हैं हम बेटा आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। देखो जब भी बात आती है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो तुम्हें क्या करना होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट, जो आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। उसमें आई होप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे। देखो चलो एक टेस्ट ले लेते छोटा सा, मेरे को टेंशन हो गई कि तुम्हें नहीं आया वो समझ। अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैम वो CO2 निकाल देंगे और उसके साथ जहाँ पे COH लिखा है ना वहाँ पे H आ जाएगा। वेरी गुड, बस यही बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इस तरीके से ही करना होता है, कुछ नहीं करना होता, CO2 निकालना होता है और निकाल के हाइड्रोजन लगाना होता है, और कुछ काम नहीं करना तुम्हें। अब देखो, अब इसमें फिजिकल स्टेट में क्या बोल रहे हैं, एल्केन्स आपको पता है नॉन पोलर होते हैं, मैंने पहली क्लास में बता दिया था। क्यों होते हैं नॉन पोलर? ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, और वो आपके पता ही है वीक होते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले 4 कार्बन के, अगर मान लो किसी में 1 कार्बन है, 2 या 3 या 4 है, तो पहले 4 कार्बन वाले आपकी गैस होते हैं, 5 से 17 वाले लिक्विड होते हैं, और जो 17 से ऊपर वाले होते हैं, मतलब मान लो किसी मॉलिक्यूल में 17 या 17 से ऊपर कार्बन है, तो वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। हमें याद करने के, बिल्कुल भी याद नहीं करते। सोलिबिलिटी क्या है? अब नॉन पोलर है तो पता ही है, नॉन पोलर क्या होंगे, पानी में डाल दो कि डिजोल्व होंगे क्या? नहीं होंगे। तो अगर तुम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हो, बेंजीन ले लेते हो या कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हो, तो उसमें वो डिजोल्व हो जाएंगे, जस्ट लाइक डिजोल्व लाइक,
सेम टाइप का सेम में डिसोल्व होंगे और अलग अलग टाइप के अलग में डिसोल्व होंगे। ठीक है जी, नॉन पोलर है तो डिसोल्व नहीं होंगे, इनसोल्युबल होंगे पानी में। डेंसिटी की बात करूं तो जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा डेंसिटी भी उतनी बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम डेंसिटी इनकी कितनी होती है बेटा, हेलो इनकी एल्केन्स की, नॉट हेलो एल्केन्स, एल्केन्स की 0.8, हमेशा वाटर से तो कम ही रहती है। वाटर की कितनी होती है, 1 होती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपके एनसीईआरटी की कुछ वर्डिंग्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा किस किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, ब्रांचिंग पे भी डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। सुना है ये वाली चीजें आप लोगों ने बेटा? थोड़ा सा क्लास में ना पढ़ के आना कल से। ऐसा लग रहा है तुमने कभी ये चैप्टर टच ही नहीं किया है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट पे। देखो जब भी तुम्हारे पास सवाल आएगा बॉइलिंग पॉइंट का तो सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है मॉलिक्यूलर वेट। कैसे चेक करोगे, ये चेक करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। पहले सबसे पहले यही चेक करना है कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा। एक बार बताओ, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उसको पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। अगर मान लो किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसमें भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने में। अगर मान लो तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मान लो आपके पास 3 मॉलिक्यूल दे दिए, लेट से यही दे दिया एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, अब तीनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है, तो तुम चेक करोगे ब्रांचिंग है कि नहीं है। ठीक है, ब्रांचिंग है या नहीं है। देख बनाना इनके स्ट्रक्चर बनाना, ब्रांचिंग है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, बनाना स्ट्रक्चर बनाओ इसके। एन पेंटेन है ये, आइसोपेंटेन क्या होता है, यही होता है, बोलो। यस मैम। और नियोपेंटेन क्या होता है, यही होता है। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास सेम है। जब मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, देखो पहली प्रायोरिटी होती है चेक करने की मॉलिक्यूलर मास, अगर वही सेम है तो दूसरा क्या चेक करोगे, ब्रांचिंग चेक करोगे। अब देखो ब्रांचिंग किसमें ज्यादा, थर्ड वाले में है ना, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी मतलब सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ये जब आपस, अब ये क्या है, ये देखो ना फुटबॉल की तरह, और एक लंबा, अब ये किसी अपने मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो उनमें इंटरेक्शन ज्यादा होगी ना, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो आपके क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होगा, इसमें इतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो पहले क्या याद रखोगे आप, पहली प्रायोरिटी क्या चेक करोगे, मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो क्या चेक करेंगे आप, साइड चेन, नहीं साइड चेन भूल जाओ, ब्रांचिंग चेक करेंगे, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। ठीक है, ये वाली बात जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। अभी पता चल जाएगा कितनी बढ़िया बात है, अभी मैं क्वेश्चन करवा के देखूंगी। और अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट पे इतना बड़ा आपको थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पे। तो अगर मान लो एक आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है और ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, कहाँ सिमेट्री होगी, इवन नंबर ऑफ कार्बन में, यहाँ पैकिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना था। क्लियर है क्या, बोलो यस मैम। जल्दी से, मुझे थम्स अप करो। 20 बच्चे क्लास में बैठे हैं और बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि यू आर इंटरेस्टेड। क्वेश्चन करके दिखाओ, तब पता चल जाएगा कितना आता है तुम लोगों को। क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको हैंड रेज करना है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। बाकी बच्चे भी हैंड रेज करो।
बस 5 बच्चों का हुआ है, बाकी क्या कर रहे हो आप लोग? सुन नहीं रहे हो क्या? हैं? सना आप बताइए। सी सी होगा क्या? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आइसोक्टेन का होता है क्या? मैम बी होगा। बी होगा। सबसे पहले तो आप बेटा ये चेक करिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें भी कितने? 4, और टेट्रामिथाइल टोटल 8 है, यानी कि ए तो हो ही नहीं सकता, इसका तो सबसे कम होगा। अब ये तीनों में देखो, ये इसका आइसोमर ही तो है, ऑक्टेन का आइसोमर है, आइसोक्टेन मतलब ब्रांचिंग होगी, यहाँ पे भी ब्रांचिंग है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा फिर? बी का होगा, क्योंकि यहाँ तीनों में क्या है? मोलिकुलर वेट सेम है, और जब मोलिकुलर वेट सेम है तो आप किसके बेसिस पे जज करोगे कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कम है? ब्रांचिंग पे। ठीक है, जितनी ब्रांचिंग कम होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या ऐसे बोल दो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सबका बी आ रहा था, सना बेटा गलत था, सी कैसे आएगा? ठीक है, यस ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो जल्दी उड़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उतना ही वो वोलेटाइल होगा। ये अपन ने वहां भी सीखा था सॉल्यूशन चैप्टर में। चेक करो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अंकिता आप बताइए बेटा। मैम बी। बी या डी? बी। आइसोब्यूटेन। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम इसी का ही है क्या? मैम डी होगा। डी होगा। मैम मुझे भी डी लग रहा है। ठीक है, आओ देखो। सबसे पहले हम चेक करते हैं, इसमें कार्बन, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, और इसमें 5 5। कार्बन है। तो अब 5 वाले को तो हटा दो, क्योंकि अपने को क्या चेक करना है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। तो अगर मान लो किसी में मोलिकुलर वेट ही अलग है, इसमें सबसे कम मोलिकुलर वेट होगा बिकॉज 4 कार्बन है। 20 का करेक्ट, वेरी गुड अंकिता। ठीक है, 20 का क्या होगा मेरा बेटा? करेक्ट होगा। अगर ऑर्डर लगाना हो तो ऑर्डर भी लगा सकते हो तुम। सबसे ज्यादा किसका होगा? एन पेंटेन का होगा, फिर 2 मिथाइल, फिर 2 डाइमिथाइल, और लास्ट में आइसोब्यूटेन का। ये क्वेश्चन करो, ये सारे तुम्हारे नीट के ही हैं बेटा, प्रीवियस ईयर। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताओ, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताओ। चलो कोई बात नहीं, जिसकी लाइट वाइट नहीं है, बस मैं 5-1 मिनट और पढ़ाऊंगी, छोड़ दे रही हूँ बस तुम लोगों को, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश पीयूष, जानवी, मुस्कान, अपूर्वा, वेरी गुड। अंकिता वेरी गुड। दीक्षा, दीक्षा आप बताओगी? मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, ब्यूटेन के 4 और एक मिथाइल का कार्बन का 1, तो 5 कार्बन हो गए। यहाँ पे भी 5 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, और यहाँ पे 4 हो गए, तो सबसे कम यही होगा। ये ध्यान रखना बस, ये अगर ये ध्यान में है ना तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर देखो, घर से क्या करके आना है। देखो अब ये कुछ चीजें एनसीईआरटी में जो आपको याद करने वाली हैं, ठीक है? मैम ऑर्गेनिक में भी याद करने वाली है, हाँ कुछ कुछ है छोटी मोटी चीजें। जैसे तो सबसे पहले अगर मान लो ये तुमने पढ़ी है बचपन में, एल्केन का कंबशन, एल्कीन का कंबशन, एल्काइन का कंबशन, ठीक है? तो बेसिकली अगर मान लो मुझे एल्केन का कंबशन कराना है, आपको पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है, यही होता है।
ठीक है। यस मैम। इसको आप ये इक्वेशन ये कहाँ यूज होगी आपकी, जब इस पे ना कई बार न्यूमेरिकल भी आता है, वैसे कहने को तो ये ऑर्गेनिक में, लेकिन एक्चुअल में आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आपका जनरल इक्वेशन है 3n+1/2, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ऐसे ही तुम एल्कीन की भी ध्यान रख सकते हो, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, ये तुम 10th क्लास में पढ़ते थे, है ना। यस मैम। यस उसकी इक्वेशन ऐसे ही तुम किसकी कर सकते हो, ऐसे ही तुम एल्काइन की भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब तुम कंप्लीट कंबशन कराते हो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, डेल्टा H क्या होता है उसमें, नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इनकम्प्लीट कंबशन, मान लो कंबशन कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो क्या होता है वहां पे CO रिलीज होता है और कार्बन ब्लैक यूज होता है, मतलब कार्बन ब्लैक निकलता है, जिसको हम प्रिंटिंग में, है ना, इंक में, ब्लैक पिगमेंट्स में यहाँ पे यूज करते हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछता, ठीक है। उसके बाद आती है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। मान लो तुम्हें ऑक्सीडेशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, देखो अगर कंप्लीट कंबशन हो गया तो तुम्हें CO2 और वाटर मिलेगा। अगर तुम लिमिटेड सप्लाई कर रहे हो, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो भैया सी हो जाएगा। जो हमारे गैस स्टोव होते हैं वहां पे यार कई बार आप लोग लाइटर से गैस ऑन करते हो तो नहीं होती है, ठीक है, वहां पे काला काला हो जाता है, बहुत हल्की फ्लेम होती है, तो किस वजह से होती है, उसको पूरा साफ कर, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है सही से, तो आपको वो जो एरिया होता है ब्लैक ब्लैक उसको साफ करना पड़ता है ताकि अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाए, ठीक है मेरा बेटा। अब बात आती है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। ये तीनों रिएक्शन नीट में पहले आ चुकी है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, मैं इसको याद करने का तुम्हें तरीका बता रही हूँ। इसमें ना तुम्हारी बुक में एग्जांपल मिथेन का है, तो अगर तुम मिथेन का रिएक्शन करा रहे हो, कंट्रोल ऑक्सीडेशन मतलब क्या है कि पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, किसी एक स्टेप पे आके रुक जाएगा। जैसे अगर मान लो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं मेरा बेटा, तो ये हो जाएगा ना CH4 + ½ of O2 और CH3OH। तो यानी कि बेटा जब आप मिथेन की रिएक्शन करा रहे हो ½ मोल ऑफ O2 की, तो आपको क्या मिल रहा है, मिथेनॉल मिल रहा है, ठीक है। इसमें रिएजेंट क्या यूज कर रहे हो आप, कॉपर यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो, इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे। मैम प्रेशर टेम्परेचर याद करना है क्या, नहीं, बस ये याद रखना कॉपर की प्रेजेंस में। लेकिन मेरा बेटा जब आप ऑक्सीजन के मोल ½ से 1 मोल ले लोगे, तो यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्या मिलेगा तुम लोगों को यहाँ पे, मिथेनॉल मिलेगा। और अगर मान लो तुम क्या करो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, पहले तुम ½ मोल ले रहे थे, देख पा रहे हो, ½ मोल ऑफ O2 ले रहे थे, फिर 1 मोल ले रहे थे, अब तुम 3/2 ले रहे हो, और ऑक्सीजन बढ़ा दी, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, इथेनोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बात आती है किसकी प्रेजेंस में होता है, रिएजेंट क्या क्या है। तो देखो बेटा जब तुम्हारा मिथेनॉल मिलेगा तो तुम्हें कॉपर की प्रेजेंस में करानी है। आप देख रहे हो ना, रिएजेंट चेंज करते करते तुम्हारा प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे Yes, तुम ma'am. चेंज करो आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। अगर आप रिएक्शन सेम रिएक्शन मोलिबेल्डियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हो तो आपको मिथेनॉल मिल रहा है। अगर आप रिएक्शन सेम रिएक्शन मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में करा रहे हो तो आपको एसिड मिल रहा है। मैग्नीज एसीटेट क्या होता है, ये तुम्हारा एसीटेट ग्रुप होता है, ठीक है। ये कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, मैग्नीज एसीटेट हो जाएगा। और आपको भी पता है बेटा जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है, सुना होगा अगर थोड़ा सा कभी, एल्डिहाइड मिलता है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है, एसिड मिलता है। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, जैसे जैसे देखो तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो, पहले अल्कोहल मिला, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड मिला, इस तरीके से याद करना है। और जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम थे वही सेम प्रोडक्ट में है, चेक कर लो, बेशक चेक कर लो। यहाँ पे अगर CH4 है, 1 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में भी 1 कार्बन है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, इस तरीके से करना है। यानी कि कॉपर की प्रेजेंस में अल्कोहल, मोटू की ऑक्साइड में, इसको ऐसे याद रखो, मोटू की प्रेजेंस में एल्डिहाइड, मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में एसिड मिलेगा, खत्म। क्यों करवा रही हूं मैं ये, क्योंकि नीट में ऑलरेडी आ चुकी हैं तीनों रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से करना है। एक ये रिएक्शन है, ये अभी जो तुम्हारे को पता है नीट 2024 री एग्जामिनेशन हुआ है, यस मैम। में ये रिएक्शन आई है, पहले भी आ चुकी है नीट में 2016 या 17 में, अब दोबारा आई है री एग्जामिनेशन में। अगर आपको बेटा याद हो तो मैंने कहा था कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करना आसान बात नहीं है, बताया था मैंने। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई नॉर्मल एल्केन ले रहे तो उसका ऑक्सीडेशन भैया नहीं करा पाओगे,
लेकिन अगर कोई आप ऐसा एल्केन ले लेते हो जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन है, बताओ ये टर्शरी हाइड्रोजन है ना, बिकॉज इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा हाइड्रोजन है? टर्शरी हाइड्रोजन है। तो अगर आप कुछ ऐसा ले लेते हो जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन है, तो अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन कराते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो भैया क्या होगा? ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। मिथाइल प्रोपेन से क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बन गया। ये रिएक्शन आपको याद में रखनी है, ठीक है जी। बस आज के लिए इतना बहुत है, कल मैं ये एल्केन कंप्लीट करा दूंगी, एल्कीन स्टार्ट कर दूंगी। तो बेसिकली आज मैंने क्या करवाया आपको? कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस करी, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ा, ये 3-4 रिएक्शन पढ़ी और बॉइलिंग पॉइंट सीखा। तो ये 4 चीजें कराई, अच्छे से रिवाइज कर लेना। आते ही क्लास में पहले तो टेस्ट लूंगी 5 नंबर का तुम लोगों का। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? कुछ नहीं करना तुम्हें, बॉन्ड को ब्रेक करो, रेडिकल में लेके आओ एल्काइल को और उसको जोड़ दो दूसरे एल्काइल रेडिकल के साथ। और हमने क्या किया? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की, इसमें कुछ नहीं करना, CO2 बाहर निकालो, H लगाओ, ठीक है। और क्या किया हमने? बॉइलिंग पॉइंट किया। बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से पता लगाते हैं किसका ज्यादा है कम है, और साथ में इंपॉर्टेंट रिएक्शन करी। कॉपर के साथ कराओगे मीथेन की तो क्या मिलेगा आपको? मिथेनॉल। अल्कोहल अगर मिथेनॉल। कॉपर की करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ और मोटू के साथ करा रहे हो, मोटू कौन? मोलिबेल्डियम ऑक्साइड, तो आपको क्या मिलेगा? मिथेनॉल। मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मान लो, मैंने बैलेंस नहीं किया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आप मैग्नीज एसिटेट ले रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? इथेनॉइक एसिड। या इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। और यहाँ पे आप क्या ले रहे थे? इथेन ले रहे थे, ठीक है जी। यस ठीक है, मैम। तो आपको क्या करना है? ये वाली चीजें करनी है, क्लियर है। बाकी कल मैं कराऊंगी, कल इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। कल तो नहीं है अपनी क्लास, अभी तो मंडे में आएगी ना, तब करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ 9 क्वेश्चंस दिए, आप नोटिस कर पा रहे हो? मैं इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ। तो अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हैं ना तो पिटाई कर दूंगी मैं आप लोगों की। पहले वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट करो इसके और इसके भी करो, टोटल मिला के ही कितने होंगे? 20 ही होंगे बस, दोनों को मिला के। आज के आज कंप्लीट करो, 9 क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम।